आमतौर पर जब कोई नई इमारत या घर बनाने के बारे में सोचता है तो सबसे पहले कागज पर एक ब्लूप्रिंट बनाया जाता है और वो नक्शा एकदम सटीक, साफ और परफेक्ट लगता है। उसमें कोई कमी नहीं होती। हाँ, एक आदर्श स्थिति लगती है वो। लेकिन ये एक बहुत ही दिलचस्प विरोधाभास है, क्योंकि वो कागज का नक्शा सिर्फ एक सोच है। हाँ। जब जमीन पर काम असल में शुरू होता है ना, जब नींव खोदने के लिए पहली बार फावड़ा चलता है, तब कागज की वो सफाई तुरंत गायब हो जाती है। हाँ, वहाँ कीचड़ होता है, पत्थर निकलते हैं। बिल्कुल। हाँ। पानी भर जाता है। कागज का वो साफ सुथरा ब्लूप्रिंट अचानक से एक बहुत ही उलझी हुई और गंदी वास्तविकता में बदल जाता है। और सच कहूं तो यही वो जगह है जहां ज्यादातर लोग टूट जाते हैं। और आज की हमारी इस गहन चर्चा का विषय भी बिल्कुल यही है। आज हम डिकोड कर रहे हैं सपनों का मनोविज्ञान और सफलता की अदृश्य यात्रा को। बहुत ही शानदार विषय है ना? और हमारे पास इस विषय पर 2 बहुत ही बेहतरीन किताबें हैं, द आर्ट ऑफ स्टेइंग इन द गेम और द क्रूसिबल ऑफ द कॉन्स्टेंट माइंड। आज का हमारा मिशन उन 10 मनोवैज्ञानिक चरणों को गहराई से समझना है, जिनसे होकर कोई भी बड़ा लक्ष्य गुजरता है। अक्सर लोग ये मान लेते हैं कि सफलता एक सीधी रेखा है, जो कि बिल्कुल नहीं है। हाँ, असल में ये एक बहुत ही क्रूर मानसिक खेल है। जो कोई भी अपने जीवन में कुछ बड़ा हासिल करने की राह पर है, उसके लिए ये चर्चा एकदम नया नजरिया देगी। तो यहाँ सबसे पहली बात जो समझने वाली है वो ये है कि सपनों की शुरुआत आखिर होती कैसे है। द आर्ट ऑफ स्टेइंग इन द गेम में एक बहुत ही खूबसूरत बात लिखी गई है कि सपने कभी भी अनुमति लेकर नहीं आते। मतलब वो अचानक आ जाते हैं? हाँ, कोई इंसान अपनी सामान्य जिंदगी जी रहा होता है, वही रोजमर्रा का ऑफिस या काम, और अचानक एक बहुत ही शांत सा विचार दिमाग में आता है कि क्या मैं कुछ और बन सकता हूँ, क्या मैं अपनी सीमाओं से आगे जा सकता हूँ। चलिए इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। मुश्किल ये है कि ये विचार एक बार आ जाए ना तो आराम छिन जाता है। मतलब इंसान उस पुरानी साधारण स्थिति में वापस नहीं लौट पाता, और यहीं पर पहला बड़ा झटका लगता है, जिसे फर्स्ट रियलिटी चेक कहते हैं। बिल्कुल, वो पहला झटका बहुत भारी होता है। ये ऐसा है जैसे किसी ने एक बीज बोया हो और अगले ही दिन उसे खोद कर देखने लगे कि पेड़ क्यों नहीं बना। जब रातों रात रिजल्ट नहीं मिलते, संसाधन और सही दिशा की कमी महसूस होती है, तो घबराहट होने लगती है। यहाँ एक सवाल उठता है, क्या हम अक्सर इस शुरुआती संघर्ष को हमेशा के लिए अपनी नाकामी समझने की बहुत बड़ी गलती कर बैठते हैं? यहाँ जो बात सबसे हैरान करने वाली है वो ये है कि इंसान इस शुरुआती उलझन को सच में विफलता का लेबल दे देता है, जबकि सच ये है कि वो फेल नहीं हो रहा है, वो बस जल्दी में है? बिल्कुल, अंग्रेजी में कहें तो दे आर जस्ट अर्ली। विफलता तो तब होती है जब कोई हमेशा के लिए रुक जाता है। ये जो पहला रियलिटी चेक है, ये महज इंसान की उम्मीद और जमीनी हकीकत के बीच का गैप है। तो मतलब दिमाग तुरंत रिजल्ट चाहता है, और जब वो नहीं मिलता तो पैनिक बटन दब जाता है। इसे ऐसे समझिए कि दिमाग को तुरंत इनाम देखने की आदत होती है। जब वो इनाम नहीं मिलता तो दिमाग ये मान लेता है कि रास्ता ही गलत है, जबकि असल में उस इंसान ने सिर्फ एक नई और अनजान जमीन पर कदम रखा है, जहां उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी है। पता है, द क्रूसिबल ऑफ द कॉन्स्टेंट माइंड में एक बहुत ही अजीब बात लिखी है। उसमें बताया गया है कि इस बाहरी दुनिया से टकराने के बाद ना, असली लड़ाई बाहर नहीं बल्कि इंसान के अपने दिमाग के अंदर शुरू होती है। एक अदृश्य मानसिक युद्ध छिड़ जाता है। अंदर की आवाजें हैं ना कोई रास्ता निकाल लोगे, और ठीक उसी वक्त दूसरी आवाज कहती है, तुम अपना समय बर्बाद कर रहे हो, ये तुम्हारे बस का नहीं है। इसे मनोविज्ञान में कॉग्निटिव डिसोनेंस कहा गया है। मतलब एक ही समय में 2 बिल्कुल विरोधी विचारों का दिमाग में पनपना। और इसके साथ ही एक और चीज जुड़ जाती है, जिसे इम्पोस्टर सिंड्रोम कहते हैं। अरे हाँ, वो धोखेबाज वाली फीलिंग। बिल्कुल, इंसान खुद को एक धोखेबाज समझने लगता है। उसे लगता है कि वो इस मुकाम के लायक ही नहीं है, और जल्दी सबको उसकी असलियत पता चल जाएगी। दर्द और विफलता से बचने के लिए दिमाग ये सारा शोर और संदेह पैदा करता है। तो इसका मतलब है कि ये कॉग्निटिव डिसोनेंस कोई बीमारी नहीं है, ये दिमाग का एक बहुत ही नेचुरल रिस्पॉन्स है। ठीक कहा। सफलता की कुंजी इन विचारों से लड़ना या इन्हें पूरी तरह से खत्म करना नहीं है, क्योंकि वो नामुमकिन है। कुंजी ये समझना है कि विचार तथ्य नहीं है। थॉट्स आर नॉट फैक्ट्स। वो सिर्फ रिएक्शंस है। हाँ, वे केवल शरीर की एक अस्थायी भावनात्मक प्रतिक्रिया है। और यहीं पर इंसान उस चरण में प्रवेश करता है जिसे अदृश्य संघर्ष या इनविजिबल स्ट्रगल कहा गया है।
वो अदृश्य संघर्ष जहां कोई इंसान लगातार मेहनत कर रहा है, अपना सब कुछ झोंक रहा है, लेकिन बाहर से कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा। दुनिया के लिए सब कुछ नॉर्मल है, रोज सुबह उठना, काम करना, मुस्कुराना, लेकिन अंदर एक भयानक मानसिक थकान चल रही होती है। कोई तालियां नहीं बजा रहा होता, कोई प्रगति नहीं दिख रही होती। और यही वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग मैदान छोड़ देते हैं। इंसान का दिमाग विफलता को तो फिर भी किसी तरह प्रोसेस कर सकता है, क्योंकि फेलियर से कम कोई फीडबैक तो मिलता है, पता तो चलता है कि क्या गलत हुआ। हाँ, कुछ डेटा तो मिलता है। लेकिन चुप्पी या नो रिजल्ट्स को संभालना इंसान के लिए सबसे मुश्किल है। जब इंसान लगातार काम करे और कुछ भी ना बदले, तो दिमाग उस खालीपन को नकारात्मक धारणाओं से भर देता है। और इसी मानसिक थकान से एक बहुत ही खतरनाक स्थिति जन्म लेती है। किताबों के अनुसार ये पूरी यात्रा का सबसे खतरनाक हिस्सा है। बिल्कुल। क्योंकि यहाँ लोग इसलिए हार नहीं मानते कि काम बहुत मुश्किल हो गया है। वे इसलिए छोड़ देते हैं क्योंकि अब हार मानना या क्विट करना एक तार्किक और समझदारी भरा निर्णय लगने लगता है, लॉजिकल लगने लगता है। ये वो जगह है जहां दिमाग अपनी पूरी चालाकी दिखाता है। हाँ, ऐसा लगता है जैसे हमारा अपना दिमाग एक बहुत चतुर वकील बन गया हो। वो हार मानने के पक्ष में बेहतरीन और लॉजिकल दलीलें पेश करने लगता है। व्यवहारिक बनो, तुमने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की, अब मूव ऑन करो। शायद ये रास्ता तुम्हारे लिए बना ही नहीं है। हाँ, ये ऐसा है जैसे हमारा अपना दिमाग ही हमें वापस उसी आरामदायक स्थिति में ढकेलने की पूरी कोशिश कर रहा हो। अगर हम इसे थोड़ा व्यापक नजरिए से देखें, तो यहाँ असली समस्या काम की थकान है ही नहीं। तो फिर क्या है? असली समस्या है परिणामों की देरी। आज की दुनिया में सब कुछ तुरंत मिलता है, खाना, कैब, मनोरंजन। इंसान का दिमाग इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन का आदी हो चुका है। जैसे सोशल मीडिया पर कोई फोटो पोस्ट करते ही तुरंत लाइक मिलने पर जो डोपामाइन का किक मिलता है। बिल्कुल वही। दिमाग को तुरंत मिलने वाला डोपामाइन चाहिए, लेकिन एक बड़ा सपना या लक्ष्य सालों तक कोई लाइक या तुरंत इनाम नहीं देता। जब वो इनाम लंबे समय तक नहीं मिलता, तो दिमाग घबरा जाता है और उस काम को निरर्थक मानने लगता है। और जब कोई हार मान लेता है तो एक अजीब सी राहत भी महसूस होती है ना। सारा दबाव अचानक खत्म हो जाता है। राहत महसूस जरूर होती है, लेकिन स्रोत स्पष्ट रूप से चेतावनी देते हैं कि ये राहत महज एक भ्रम है। इंसान अपनी क्षमता की सीमा पर नहीं रुका होता है, वो सिर्फ अपनी असुविधा या डिस्कम्फर्ट के बिंदु पर रुक गया होता है। अरे वाह, ये तो बहुत बड़ा फर्क है। हाँ, उसे लगता है कि यही उसकी लिमिट है, जबकि असल में वो सिर्फ डिलेड ग्रेटिफिकेशन यानी देर से मिलने वाले इनाम को बर्दाश्त नहीं कर पाया। तो जब सब कुछ निरर्थक लगने लगे, जब दिमाग लॉजिकली हार मानने के 1000 कारण दे दे, तब इस जाल से बाहर निकलने का रास्ता क्या है? यहाँ बात सच में बहुत दिलचस्प हो जाती है। द आर्ट ऑफ स्टेइंग इन द गेम का कोर फोकस यहीं सामने आता है। वो लाइन है, खेल जीतने के लिए बस खेल में टिके रहना है। टू विन द गेम, जस्ट रिमेन इन द गेम। ये सुनने में बहुत ही साधारण लगता है, लेकिन सच कहूं तो ये सफलता की सबसे अचूक रणनीति है। लेकिन क्या ये इतना आसान है? अक्सर लोग मानते हैं कि सफलता सबसे बेहतरीन रणनीति, सबसे ज्यादा टैलेंट या परफेक्ट टाइमिंग के बारे में है। यही सबसे बड़ी गलतफहमी है। सफलता टैलेंट या टाइमिंग से ज्यादा मैदान न छोड़ने के बारे में है। ज्यादातर लोग अपनी क्षमता की कमी के कारण फेल नहीं होते, वो इसलिए हारते हैं क्योंकि वो बहुत जल्दी मैदान छोड़ देते हैं। इसे मनोविज्ञान में ग्रिट कहा गया है, बिना किसी स्पष्ट इनाम या तालियों के भी डटे रहने की क्षमता। पर हम अक्सर तैयार महसूस करने या प्रेरित महसूस करने का इंतजार करते हैं ना। हम सोचते हैं कि जब अंदर से एनर्जी आएगी तब काम शुरू करेंगे। और असली विजेता इसी सोच को पलट देते हैं। वे एनर्जी पाने के लिए काम करते हैं, वे काम करने के लिए एनर्जी का इंतजार नहीं करते। बहुत खूब। जब इंसान प्रेरणा या मोटिवेशन की तलाश बंद कर देता है और निरंतरता को चुन लेता है, तब असल बदलाव शुरू होता है। भावनाएं हमेशा अस्थायी होती हैं। कोई इंसान एक दिन बहुत एक्साइटेड महसूस कर सकता है और अगले ही दिन एकदम निराश। अगर फैसले भावनाओं के आधार पर लिए जाएं, तो कोई भी लंबी यात्रा पूरी नहीं हो सकते। इसलिए खेल जीतने के लिए बस खेल में टिके रहना है का अर्थ ही यही है कि जब हार मानना सबसे तार्किक और सही लग रहा हो, उस वक्त भी एक कदम और आगे बढ़ाना। ये एक ऐसा नियम है जो बड़े से बड़े टैलेंट और भाग्य को भी पीछे छोड़ देता है। यहाँ एक बात फिर से उलझाती है। जब कोई बाहरी वैलिडेशन नहीं मिल रहा है, कोई तारीफ नहीं कर रहा है, तो इंसान आगे कैसे बढ़ता है? क्या वो दुनिया से पूरी तरह कट जाता है? एक तरह से हाँ। जब कोई इंसान मैदान में टिके रहने का फैसला कर लेता है, तो उसके भीतर एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक बदलाव आता है। इसे वैराग्य या डिटैचमेंट कहा गया है। बाहरी वैलिडेशन की भूख लगभग खत्म हो जाती है। इंसान दूसरों को अपनी यात्रा, अपने लक्ष्य समझाना बंद कर देता है।
तो इस सब का असल में क्या मतलब है? ये ऐसा है जैसे कोई पनडुब्बी जो पानी के एकदम नीचे चलती है, रडार की नजरों से दूर और सतह पर चल रहे तूफानों या लहरों से पूरी तरह बेअसर रहती है। पनडुब्बी पानी के भारी दबाव के बीच भी शांत रहती है। बहुत ही सटीक एनालॉजी है ये। वो वैराग्य ही उस पनडुब्बी का मजबूत स्टील है जो बाहरी दबाव को अंदर नहीं आने देता। इससे एक बहुत जरूरी सवाल उठता है, क्या बिना तालियों के आगे बढ़ना ही असली शक्ति है? शायद हाँ। बिल्कुल। जब इंसान अपनी पहचान को रिजल्ट से अलग कर लेता है, तो सफलता या विफलता उसे परिभाषित नहीं करती, उसे उसकी निरंतरता परिभाषित करती है। और जब यह बाहरी दबाव खत्म हो जाता है, तो इंसान धीमी प्रगति या द स्लो बिल्ड के चरण में प्रवेश करता है। लेकिन विज्ञान के अनुसार अंदर ही अंदर न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण दिमाग की वायरिंग पूरी तरह से बदल रही होती है। इसे थोड़ा गहराई से समझना जरूरी है। हाँ, न्यूरोप्लास्टिसिटी का सीधा सा मतलब ये है कि हमारा दिमाग एक प्लास्टिक की तरह है जिसे नया आकार दिया जा सकता है। जब कोई व्यक्ति बिना किसी तुरंत मिलने वाले इनाम के भी रोज कोई मुश्किल काम करता है, तो दिमाग के न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ नए रास्ते बनाने लगते हैं। मतलब दिमाग खुद को रीवायर कर रहा है। जी, शुरुआत में ये रास्ते कच्चे होते हैं, लेकिन लगातार एक ही काम करने से ये वायरिंग पक्की हो जाती है। मतलब जो काम शुरुआत में पहाड़ जैसा लगता था, वो दिमाग के लिए एक नॉर्मल स्थिति बन जाता है। बिल्कुल। इसीलिए बाहर से कुछ नहीं बदलता, लेकिन अंदर इंसान का दिमाग उस मुश्किल काम को अपनी नई पहचान मान लेता है। कदम बहुत छोटे होते हैं, लेकिन कंपाउंडिंग के जरिए वे छोटे छोटे कदम एक बहुत ही मजबूत आधार बनाते हैं। एक ऐसा आधार जो किसी भी बाहरी दबाव या असफलता से टूटता नहीं है। इंसान अब सफलता की ओर भाग नहीं रहा होता, वो सफलता का निर्माण कर रहा होता है। और फिर सालों के इस अदृश्य संघर्ष, कॉग्निटिव डिसोनेंस, तार्किक जालों और पनडुब्बी वाले वैराग्य के बाद वो पल आता है, मंजिल मिल जाती है, द अराइवल। लेकिन यहां भी एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है जो अक्सर किसी को नहीं बताया जाता। मंजिल पर पहुंचना वैसा बिल्कुल नहीं होता जैसा इंसान सालों से कल्पना कर रहा होता है। हाँ, सच में फिल्मों की तरह कोई बड़ा धमाका नहीं होता, बैकग्राउंड में कोई प्रेरणादायक म्यूजिक नहीं बजता, लाइक कोई स्लो मोशन जश्न नहीं होता। वहां बस एक अजीब सी गहरी शांति होती है, एक ठहराव होता है। ऐसा क्यों होता है? वो शांति इसलिए होती है क्योंकि मंजिल पे पहुंचने वाले दिन इंसान अचानक से नहीं बदलता। वो इस पूरी लंबी और अदृश्य यात्रा के दौरान उन अंधेरे और मुश्किल दिनों में पहले ही बदल चुका होता है। मंजिल तो बस उस बदलाव का एक बाहरी सर्टिफिकेट है। एकदम सही। जो इंसान मंजिल तक पहुंचता है वो इंसान होता ही नहीं है जिसने यात्रा शुरू की थी। उसकी आदतें, उसका नजरिया, उसका धैर्य, सब कुछ इस प्रोसेस में एक नया रूप ले चुका होता है। ये तो एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा करता है। द क्रूसिबल ऑफ द कॉन्स्टेंट माइंड का अंतिम सच ये है कि लक्ष्य कभी भी असली इनाम था ही नहीं। लक्ष्य तो बस एक बहाना था, उस इंसान में बदलने का बहाना जो उस लक्ष्य को हासिल करने के लायक है। बहुत गहरी बात है ये। अगर ये सच है, अगर लक्ष्य सिर्फ हमारी पहचान बदलने का एक टूल है, तो क्या इससे कोई फर्क पड़ता है कि हम जीवन में क्या लक्ष्य चुनते हैं? क्या ये सब सिर्फ एक मनोवैज्ञानिक खेल है जो हम खुद के साथ खेलते हैं ताकि हम अपना बेहतर वर्जन बन सके? आदत का एक बाय प्रोडक्ट है। ये इस बात का प्रूफ है कि जब सिचुएशन पूरी तरह खिलाफ थी, जब क्विट करना सबसे आसान और लॉजिकल ऑप्शन था, तब भी उस इंसान ने हार नहीं मानी। हार न मानना ही असली जीत है। हाँ, अंत में जीत उनकी नहीं होती जो सबसे तेज भागते हैं या जो सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली होते हैं। जीत हमेशा उनकी होती है जो रुकने से साफ इनकार कर देते हैं। लक्ष्य चाहे कोई भी हो, वो बस उस भट्टी का काम करता है जिसमें तपकर इंसान का चरित्र निखरता है। पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो ये स्पष्ट है कि जो कोई भी इस वक्त अपने जीवन में खुद को फंसा हुआ, थका हुआ या अनिश्चित महसूस कर रहा है, उसे एक बात गांठ बांध लेनी चाहिए, वे हार नहीं रहे हैं, उनका केवल परीक्षण हो रहा है। ये देखा जा रहा है कि वे टिके रहेंगे या नहीं। बिल्कुल, सफलता जल्दी पहुंचने के बारे में नहीं है, ये न रुकने के बारे में है। और इसीलिए वो लाइन हमेशा याद रखनी चाहिए, खेल जीतने के लिए बस खेल में टिके रहना है। यही वो मंत्र है जो हर अंधेरे दौर में दिशा दिखाता है। इस पूरी चर्चा के अंत में उस ब्लूप्रिंट और नींव वाले उदाहरण पर वापस लौटते हैं
जब हम नींव खोदते हैं और कीचड़ मिलता है तो हम घर बनाना नहीं छोड़ते, हम बस जमीन की असलियत को समझते हैं और काम जारी रखते हैं। और आज एक नया विचार छोड़कर जाते हैं। अगर हमारे लक्ष्य सिर्फ खुद को एक बेहतरीन इंसान में बदलने के बहाने हैं, तो क्या होगा अगर जानबूझकर एक ऐसा लक्ष्य चुना जाए जो पूरी तरह से असंभव लगता हो? ये तो बहुत ही दिलचस्प सोच है ना? क्या एक असंभव का पीछा करने के दौरान इंसान जिस रूप में बदलेगा, वो एक आसान या यथार्थवादी लक्ष्य चुनने वाले इंसान से कहीं ज्यादा असाधारण और मजबूत नहीं होगा? इस पर जरूर विचार कीजिएगा। आज की इस गहन चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।